अपनी कश्ती को किनारे लगाना सीखिए। अपनी कश्ती को किनारे लगाना सीखिए। तूफानों से लड़कर नदी के उस पार जाना सीखिए। अपनी कश्ती को किनारे लगाना सीखिए। तूफानों से लड़कर नदी के उस पार जाना सीखिए। हौसला कुछ पाने का ही नहीं, हौसला कुछ पाने का ही नहीं, कुछ पाने से पहले कुछ गंवाना सीखिए। कुछ पाने से पहले कुछ गंवाना सीखिए। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपत यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हां, आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आप लोगों को पेपर के लिए सज्ज करने के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों का पहला मॉडल पेपर आ गया है। अब आप अपनी तैयारी को पूरी जी जान लगा करके एकदम सुसज्जित हो जाइए, हथियार बांध लीजिए। देखते हैं आज किसमें कितना दम है। आप लोगों के लिए है समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आप लोगों का पेपर आएगा उसको आप लोग अच्छे से पहले उसके दिशा निर्देश को पढ़ लीजिए, अन्यथा मुश्किल होगी। देर ना करते हुए फटाक से आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है और आप लोगों को अपनी तैयारी को एक धार देनी है, एक दिशा देनी है। जी हाँ, देर ना करते हुए आप लोगों के लिए आपका पहला प्रश्न है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं। आप लोगों को इसका सही जवाब देना होगा कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है भगवती चरण वर्मा। क्या है? तो इसका सही जवाब है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? अगर हम बात करें इलाचंद्र जोशी की, तो एकदम सही जवाब है। लेकिन आगे मोहन राकेश है, ये भी सही जवाब है। अगर 2 सही ऑप्शन हो गए, याद रखना, एक सही ऑप्शन को देख करके टिक करके आगे मत बढ़ जाना, धोखा हो जाएगा। इसलिए अगले विकल्प को भी पढ़ना, उसके अगले विकल्प को भी पढ़ना। फिर इसमें अगला दिया है कि विकल्प का व खा दोनों, घा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता है भाई, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये इलाचंद्र जोशी भी हैं और मोहन राकेश भी हैं। इसका मतलब ये है कि विकल्प का और खा दोनों सही है। तो ध्यान रखना, विकल्प को पूरा पढ़ना, चारों विकल्प को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। और आपको पता ही है कि बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। तो आप लोग ऐसा धोखा मत खाइए जिससे कि आपके सपने चूर हो जाएं। आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आपको आपके प्रश्न पत्र को विधिवत पढ़ना होगा। जी हाँ, आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प गा। क्या होगा? विकल्प गा होगा, का व खा दोनों, अर्थात इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और ये उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। देर ना करते हुए आगे चलते हैं, अगले पेज पर पहुंच जाते हैं। अगला पेज क्या कहता है? अगले पेज पर पहुंचने से पहले आप लोग अगले पेज पर
पहुंचने से पहले फिर से समझ लीजिए कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न देर ना करते हुए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल की समयावधि क्या है? तो आधुनिक काल की जो समयावधि है 1850 से, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन 1850 से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ये 1900 पे ख़त्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जवाब आपका गलत हो जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। 1900 से 1920 गलत जवाब, 1919 से 1938 गलत जवाब है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका सही बचा हुआ है, वो कौन सा है? 1843 से। जी हाँ, 1843 से वर्तमान तक, अर्थात आज तक, 1843 से आज तक, वर्तमान समय तक आधुनिक काल चल रहा है। और आधुनिक काल में विभाजन किया गया है। आधुनिक काल में विभाजन क्या है? आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है छायावादोत्तर युग। इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार से आधुनिक काल का विभाजन किया गया है। देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कहता है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि रसखान भक्त काल के कवि हैं, सही जवाब है। लेकिन यहाँ रीत काल दिया है, ये गलत है। भक्त काल की निर्गुण भक्ति शाखा, ये गलत हो गया। भक्ति काल तो सही है, लेकिन निर्गुण भक्ति शाखा नहीं है। भक्त काल की सगुण भक्ति शाखा बिल्कुल सही जवाब है कि रसखान जी भक्त काल के सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगर इसमें एक कदम आगे बढ़ करके पूछ लेता कि भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा नहीं है मित्रों, ये सगुण भक्ति शाखा नहीं है, ये जो है सगुण भक्ति धारा है। ये गलत हो जाएगा, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ये सगुण भक्ति धारा है। और अगर शाखा पूछता तो ये कृष्ण भक्ति शाखा होता। क्या होता? कृष्ण भक्ति शाखा। तो याद रखना, रसखान जी भक्त काल की सगुण भक्ति धारा के श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसमें डॉक्टर नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा दिए गए हैं और ये छायावादी युग के प्रमुख कवि लेखक हैं। अगला प्रश्न, देर ना करते हुए कि द्विवेदी युग की कालावधि बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? क्या 1850 से 1900 तक? गलत है। 1900 से 1918 तक बिल्कुल सही जवाब है। 1900 से 1918 तक बिल्कुल सही जवाब है। अब 1971 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 1918 से 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? अर्थात अद्भुत आलाप के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पे पहुंचने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर हिंदी की महागाथा में पहली बार पहुंचे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने दोस्तों तक ये ज़रूर पहुंचाइए।
देर न करते हुए अगले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी बात करते हैं कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि यामा के रचयिता का क्या नाम है? तो यामा के रचयिता का नाम बच्चा बच्चा जानता है कि यामा के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। जी हाँ, महादेवी वर्मा जी ने यामा की रचना की है। इनको इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये साहित्य जगत का, हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न कहता है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। में रस की पहचान कीजिए। तो ये किस रस का उदाहरण है? तो ये करुण रस का उदाहरण है। किसका है? करुण रस का उदाहरण है। जी हाँ, जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लग जाती है तब श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि अर्धरात गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा। सकई न दुखित देखी मुहि काहू, बंधु सहित तब राम उछाहू। और राम कहते हैं कि जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पितृ वचन मन त्यों नहीं हो। कि अगर हम ये जानते कि हमारा जो भाई है वो वनवास में हमसे बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, सदा के लिए चला जाएगा, तो ना हम इसकी बात को मानते और ना ही इसको अपने साथ लेकर के आते। तो जो विपत्ति को बांटने वाला मेरा भाई था वो आज मेरा भाई नहीं, वो मेरी भुजा था। और वो जब चला गया है मुझे छोड़कर, तो उसके अभाव में मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी बिलखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो कह रहे हैं कि हृदय रूपी सागर में, किसके हृदय रूपी सागर में? तो पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। स्वर्गिक ज्वार देख करके, अर्थात चंद्रमा के मुखमंडल को देख करके पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पर पहुंच जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो भाई मात्रा लगा लेते हैं भाई, कितनी मात्राएं हैं। लेकिन जो पारखी होगा वो देख करके तुरंत समझ जाएगा, उसको पढ़ने की, उसको मात्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। जरा हम लोग गिन लेते हैं कि क्या कह रहा है, देखते हैं। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दूसरा और चौथा चरण है कौन सा, पहले ये तो जानिए। तो इसका दूसरा चरण यह है, इसका दूसरा चरण है, इसका दूसरा चरण है मन प्रमोद तन पुलक भर, ये हो गया। और इसका चौथा चरण कौन सा है? इसका चौथा चरण है कि तुलसी भरे स्नेह जल, ये इसका चौथा चरण है। अब चलते हैं मात्रा लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं भाई, देखते हैं। एक हो गई मात्रा, यहाँ पर दूसरी मात्रा हो गई, यहाँ पर डबल मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर डबल मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो डबल मात्रा हो जाएगी। और यहाँ भी डबल मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर सिंगल मात्रा होगी। यहाँ पर भी एक होगी, यहाँ पे भी एक होगी, यहाँ भी एक होगी, यहाँ एक होगी, यहाँ एक होगी, यहाँ भी एक होगी और यहाँ भी एक होगी। गिनते हैं 1 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12
13, एक 14, 14 मात्रा हो गई। एक मात्रा हमने गलत कर दी। गलत कहाँ कर दी? यही मुझे यहाँ पर एक ही लगाना था, यहाँ पे मैंने गलती से डबल लगा दिया। याद रखना। तो 2, 2 1 3, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13 मात्राएं हो गई। अगला है यहाँ भी। तो दूसरा ये चरण हो गया और चौथा चरण ये हो गया। ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है। तो जी हाँ, इसमें कह रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें 13 मात्राएं हैं। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला ऑप्शन सही है कि 13 मात्राएं। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो देखते हैं भाई कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अभी, आ, आदि। जी हाँ, इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इस में आदि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 5 सिरों का समाहार। 5 सिरों का समाहार। हालांकि इसमें थोड़ी सी विसंगति है। इसको होना चाहिए था कि 5 आननों का अर्थात 5 मुखों का समाहार। मुख को ही सिर मान करके इसका उदाहरण दे दिया गया है, लेकिन इसका सटीक समास विग्रह यही होगा कि 5 आननों का अर्थात 5 मुखों का समाहार या समूह। जी हाँ, ये द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसको बच्चा जानता है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा सौभाग्य। क्या होगा? सौभाग्य। अगला प्रश्न क्या कहता है कि युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का। तो युष्मद के किस वचन का किस विभक्ति का रूप है? 17वां प्रश्न का सही जवाब होगा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। अगला प्रश्न, देर ना करते हुए अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 18वां प्रश्न होगा, इसमें सही जवाब होगा कि मिश्र वाक्य है कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो भाई, बिल्कुल मत करो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आगे आप लोग समझ गए हैं, झूठ बोलना ठीक नहीं है। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य किसमें है? तो इसमें है जहाँ पर जो शब्द आ जाए वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पर देर ना करते हुए पहुँच जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है? जी हाँ, 19वां प्रश्न क्या है? अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई इसका पैसा नहीं लगेगा, और बगल में होगा घंटा, तो घंटा जरूर दबाइएगा। जी हाँ, जब आप घंटा बजा दोगे तो हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फटाक से पहुँच जाएगी और आप पूरी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकेंगे। अगले प्रश्न पर कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है? हाँ, तो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है? जी हाँ, वाक्य में जो प्रयुक्त वाच्य है यह है ऑप्शन नंबर है खा। ऑप्शन नंबर खा है कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है कि मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। जी हाँ, रखा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर रखा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर केवल खा जाती है होना चाहिए था। तो मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है पद में
में पद परिचय होगा। तो इसमें इसका जो सही जवाब है वो है जो कोमलता है, रेखांकित यही है। कोमलता में ये विशेषण है, कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। और कोमलता शब्द कैसा? स्त्रीलिंग है। और किस वचन में? तो एक वचन में है। और जो मन है वो है विशेष्य है। तो देर ना करते हुए इसको टिक कर दीजिए और आपका सही जवाब हो गया विशेषण गुणवाचक, अर्थात गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन है और मन इसका विशेष्य है। अगले प्रश्न पर पहुंच जाते हैं, देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर फटाफट पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है खंड खा। एक खंड आपने खत्म कर दिया है, खंड खा पे आ जाइए। और हाँ, याद रहे आप लोग बहुत सावधानी से इस प्रश्न को, इसके गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके उत्तर को देना है। कह रहा है ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास होता रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अभी अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने को ही भाव से ग्रहण करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या किया है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जी हाँ, तो ये जानना जरूरी है कि ये किस पाठ से संबंधित है। तो इस पाठ का नाम है क्या लिखूं, क्या है इस पाठ का जो नाम है वह है कि क्या लिखूं। ये क्या लिखूं पाठ से है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो इसका अगर आपको संदर्भ लिखना होगा तो आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक शीर्षक से अवतरित है। देर न करते हुए दूसरे प्रश्न पर पहुंच जाते हैं और दूसरा प्रश्न कहता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करने की तकनीक तो ये समझ ही गए हैं कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है। तो देर ना करते हुए आप लोग फटाफट डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और कहेंगे, लिखेंगे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि ऐसे निबंधों की, कैसे निबंधों की? जैसे निबंध अमिता और रमिता ने लिखने को कहा था। तो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, ना आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना होती है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, अर्थात लेखक की जो सच्ची अनुभूति है, लेखक की जो सोचता है, उसके जो भाव होते हैं वो होती है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें सच्चे भाव होते हैं, उस सच्चे भाव को प्रकट करने की क्षमता होती है, उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। अर्थात अमिता और रमिता ने जो निबंध लिखा है उसकी विशेष परिस्थिति होती है, ऐसा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी सोचते हैं, लेकिन इनको ऐसी स्थिति का आभास ही नहीं होता, इसलिए बेचारे चिंतित हैं और उस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। कह रहे हैं ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में, ये तो निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा रहती है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। हर व्यक्ति संसार को अपने ही भाव से देखता है, अपने ही तरह से सोचता है और अपने मन मुताबिक कार्यों को करता है। इस प्रकार से आप लोग फटाफट इसकी व्याख्या कर देंगे और विशेष टिप्पणी लिखते हुए आप लोग नीचे लिख देंगे कि इनकी जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल है और जो व्यक्तिकता से युक्त है, अर्थात व्यक्तिगत शैली की प्रधानता है और बेरोक टोक अपने भावों को कहने की शक्ति है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं भाई। तो निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहे हैं इसका सही जवाब होगा कि ये
ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में ये निबंध लिखे जाते हैं। देर नहीं करेंगे, फटाफट आ जाते हैं आपके अगले प्रश्न पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, और ये इन ध्यान रखिएगा, 2 गद्यांश दिए गए थे, 2 में से आप लोगों को केवल एक करना रहता है। अगर आपको पहला आ रहा है तो पहला कर लीजिए, पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा कर लीजिए। जी हाँ, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग नाम सुन करके ही आपके मस्तिष्क में मित्रता की एक चमक आ गई होगी। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा कि ये मित्रता से है। और कौन लेखक हैं? हमारे शुक्ला जी। शुक्ला जी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम क्या है? पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देर नहीं करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहें तो लिखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर किसी को कुसंग का ज्वर सता गया, अर्थात किसी की संगत बुरी हो गई, तो समझ लीजिए उसका जीवन बड़ा भयानक हो जाएगा। और ये कुसंग अर्थात जो बुरी संगति है वो केवल नीति और सद्वृत्ति अर्थात नैतिक गुणों और अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी विनाश कर देता है, बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इसलिए मित्रता अगर किसी से भी करनी चाहिए तो बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। इसलिए आप लोग अपने मित्रों को अगर बनाएगा तो सोच समझ करके बनाइएगा, अन्यथा धोखा हो जाएगा। क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, और रहीमन सींचे ही मूल को, फूले ही फले घात। इसलिए संगत सोच समझ करके करिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष की संगत के बारे में भाई क्या कहा गया है, ये देखिए। कहा गया है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जी हाँ, अगर कोई युवा पुरुष होगा और उसकी संगत बुरी हो गई तो फिर उसके लिए वह संगति, वह मित्रता, वह कुसंग उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है भाई? पद्यांश। पहले आपने गद्यांश कर लिया, यहां भी वही हाल है। याद रखना कि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। तो यह है पद्यांश, पीछे 2 गद्यांश थे, आगे 2 पद्यांश मिलेंगे। पहला पद्यांश है कि पुरतैन कसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी भालकनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित हुए तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल च्वे। तो ये वर्णन बड़ा ही अद्भुत, बड़ा सुंदर वर्णन किया यहाँ पर तुलसीदास। बच्चा बच्चा जानता है जो लोक नायक का कवि है तुलसीदास। तुलसीदास प्रश्न क्या कहा है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अभी ससंदर्भ कहा है, तो ससंदर्भ का मतलब है कि संदर्भ सहित। तो भाई संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित, कवितावली के अयोध्या कांड में संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या पे आ जाएंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है तो उनके साथ सीता जी भी चल पड़ती हैं, और जब अयोध्या से 2 कदम रास्ते पर चलती हैं धूप में तो क्या होता है
तो अवधपुर से जैसे ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के साथ चलती हैं बड़े धैर्य के साथ, तो रास्ते में 2 ही कदम चली होती हैं, इतने में क्या होता है कि सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगती हैं और उनके मधुर मधुर होंठ सूख जाते हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, अर्थात पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी हम लोगों को और कितनी दूर और अधिक चलना है, और आप पत्तों की कुटिया का निर्माण कहाँ कराएंगे? तो श्री रामचंद्र जी तीय अर्थात अपनी पत्नी सीता की इस प्रकार की आतुरता को, व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में छल छला करके आंसू बहने लगते हैं और सोचते हैं कि अब तक तो हमने बहुत कम दूरी तय की है, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, और जब बहुत दूर जाना है तो सीता जी का आगे क्या होगा, ये सोच करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तड़प उठते हैं और सीता के लिए कुछ ना कर पाते हैं और ये सोच सोच करके दुखी होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे? तो भाई कारण क्या था? कारण ये था कि बहुत धूप में सीता जी जा रही हैं पैदल पैदल, जो आज तक महलों में रही हों, फूलों पर चली हों, वो आज धूप में नंगे पांव चल रही हों, तो कितना दुख हो रहा होगा। और धूप में होने के साथ चल रही हैं, तो चलने से और धूप लगने से उनको माथे पर पसीना आ गया और इसीलिए उनके होंठ भी सूख गए। श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे? अगला प्रश्न कहता है कि श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू क्यों आ गए? श्री रामचंद्र जी के नयनों में आंसू इसलिए आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी तो हम बहुत थोड़ी दूर आए हैं, और जब बहुत थोड़ी दूर आए हैं, इतनी दूर में ही सीता जी का जब बुरा हाल हो गया तो आगे क्या होगा। कहने का मतलब है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, सीता जी को तो अभी बहुत दूर चलना है, तो आगे क्या होगा, ये सोच करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। प्रश्न क्या है? फिर बोल दे रहे हैं, दोनों में से केवल आपको एक ही करना, दोनों नहीं करना है। तो प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो संदर्भ सहित आपको लिखना है, तो संदर्भ में लिखेंगे, आपको पता चल गया होगा कि किस पाठ का है। तो जी हाँ, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हिमालय से। काव्य संग्रह कौन सा है? तो सांद गीत है। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत काव्य संग्रह में संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित है। और व्याख्या करेंगे कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं हिमालय से कि आज मेरे मौन जीवन का, कह रहे मूक जीवन का, आज मेरे मौन जीवन का तेरी छाया से मिलान हो जाए, आज तेरी छाया से मिलन हो जाए, और जो मेरा तन है, जो मेरा शरीर है, तेरी साधना को स्पर्श कर ले, और मेरा जो मन है वो तुम्हारी करुणा की थाह को नाप ले, हमारे हृदय में वर्षा ऋतु और दीर्घ में बिहान हो आपके जैसे हो जाए। अर्थात जितनी धैर्यशीलता आप में है उतनी धैर्यशीलता हमारे अंदर में भी हो जाए, यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। और हमारी इच्छा ये है कि हम फटाफट अगले प्रश्न पर पहुंच जाएं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, कवयित्री अपने जीवन को हिमालय के समान जीना चाहती है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? इस कथन से ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हिमालय इतना कठोर है लेकिन अंदर से इतना कोमल है कि वो हिमालय पर्वत मैदानी भागों में तड़पते हुए लोगों को देख करके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और उसके आंसू संसार के लोगों के लिए नदियां बन करके आते हैं, और वो नदियां मैदानी भागों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो जाती हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
कवयित्री ने क्या कामना व्यक्त की है? कवयित्री ने क्या कामना व्यक्त की है? तो कवयित्री ने कामना व्यक्त की है कि जो मेरा तन है तेरी साधना को, तेरी तपस्या को छू ले, और जो मेरा मन है वो तुम्हारी करुणा की थाह को नाप ले। मेरे हृदय में वैसा ऋतु आ जाए और मेरे नेत्रों में नया सवेरा आ जाए। यही कामना महादेवी वर्मा जी ने की है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद को लिखिए, और चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी को लिखिए। इन्हीं तीनों में से कोई एक करना है, तीनों नहीं करना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लोगों को आपका ऑप्शन है कि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी लाल। आपको इन तीनों में से जो आपको आसान लग रहा होगा, जो आपको पूरी तरह से आ रहा होगा, उसका जीवन परिचय, उसका जो जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना को चिन्हित करते हुए लिख करके आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीनों में से केवल एक करना है, तीनों नहीं करना है, तीनों बिल्कुल नहीं करना है, केवल एक करना है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगला है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपकी आंखों में चमक आ गई होगी, क्योंकि आपको तो पता ही हो गया है कि कितना आसान प्रश्न, कितना हलवा जैसा प्रश्न पूछ लिया गया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थली अस्ति। इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलियो राजा दारासिकोः यत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायाम् कारितः। तो आपको संदर्भ के साथ इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो आपको तो तुरंत पता चल ही गया कि ये किस पाठ का है। तो ये किस पाठ का है? तो ये आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये आपके बहुत आसान और प्रथम पाठ से उद्धृत है। कौन सा है? तो वाराणसी। जी हाँ, जिसे कहते हो काशी, जिसे कहते हो बनारस। तो आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तो मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। फिर बोल दे रहे हैं, दोनों में से केवल एक करना है, चाहे इसको करो, दोनों नहीं करना है। क्या है? अगला है, एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेलगाड़ीं आरोह्य। आप लोगों को तुरंत पता चल गया कि ये किस पाठ से है, क्योंकि संदर्भ तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे आपने पहला लिखा था वैसे आपको इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो ये किस पाठ का है? तो यह है प्रबुद्धो ग्रामीणा। कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर बैठ करके नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन बैठे हुए लोगों में एक नागरिक ने अर्थात एक शहरी ने गांव वाले लोगों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि गांव वाले आज भी पहले की भांति शिक्षित और अज्ञानी हैं। ना उनका विकास हुआ है और ना भविष्य में होगा। जब ये बात कहा
कि ना उनका विकास हुआ है और ना होगा, अर्थात ना भविष्य में होने की संभावना है। तो उसकी इस प्रकार कठोर वाणी को सुनकर के कोई चतुर ग्रामीण बोला, क्या बोला भाई, क्या बोला कि हे भद्र नागरिक, हे भाई नागरिक, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। और आपको तो पता ही है कि उस ग्रामीण व्यक्ति ने उस शहरी को उल्लू बना दिया। गांव वाले भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, आपको तो पता ही है, आप लोग भी बुद्धिमान हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता बुद्धिमान हैं। उन्होंने आपको इतना अच्छा अवसर जो प्रदान किया है पढ़ने का, इसलिए आप बुद्धिमान हैं, आपके माता पिता बुद्धिमान हैं। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए उनकी बात को जरूर मानिएगा, याद रखिएगा। आगे है, आगे क्या कह रहे हैं, खा खंड आ गया। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो संदर्भ क्या होगा, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चयो दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। तो किस पाठ का है, तो यह है वीरः वीरेण पूज्यते। किस पाठ से है, वीरः वीरेण पूज्यते। पुरराज सिकंदर से कहता है कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उस देश का नाम भारत है और जहाँ की संतानें भारतीय कहलाती हैं, जहाँ की संतानें भारतीय कहलाती हैं। और अगला क्या कहता है, अगला क्या कह रहा है कि यथा सौम्यकेन नख निकिंतनेन सर्वं कार्षणाय संविज्ञातं स्यादाचराचारंभणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समित्येव सत्यमेवं सौम्य सायादेशो भवतीत। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो ये किस पाठ का है, तो ये छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय से उद्धृत है। कौन सा है पाठ, आरुणि श्वेत केतु संवाद। आरुणि श्वेत केतु संवाद में उस श्वेत केतु के पिता आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं कि हे श्वेत केतु, जिस प्रकार नेल कटर को देख करके नख नृकिंतेन, कह रहा हे सौम्य, हे पुत्र, जिस प्रकार से नेल कटर अर्थात नाखून काटने वाला जो यंत्र होता है उसको देख करके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जाता कि ये कांसे से बनी है, लोहे से बनी है, इसका आभास नहीं होता है, किंतु वास्तव में वह लोहे का ही बना होता है या वह कांसे का ही बना होता है, ये तो सत्य है। अर्थात जो कांसा, जो लोहा है, ये सत्य है। तो वही सत्य है, अर्थात जो आत्मा तुम्हारे अंदर में है वही आत्मा हमारे अंदर में भी है। जो लोहा एक तलवार को बनाता है वही लोहा नेल कटर को बनाता है, वही लोहा छोटे से चाकू को भी बनाता है। अब आगे आ जाइए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। याद रखना कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही आपको जवाब देना है। अगर आप कोई ऐसा श्लोक लिख देते हैं जो आपके इस प्रश्न पत्र में आया हुआ होगा तो समझ लीजिए कि आपको उस पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसकी जो मूल्यांकन उसका जो है वो शून्य हो जाएगा। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी, चाहे आप अन्योतविलासा का लिख लीजिए या वीरा वीरेण पूजते का लिख लेंगे, कोई सा, जैसे रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हंत हंत नलिनी गज उज्जहारः। यह अन्योक्तविलासा का है। कोई भी आप ये श्लोक ऐसा लिख सकते हैं।
आगे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आपको। तो वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली। भाई किसकी है? विविध धर्मों की संगम स्थली है। तो चंद्रशेखर स्वापितो नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अर्थात हमारा जो देशभक्त है अपने पिता का नाम क्या बताता है? तो बताता है स्वतंत्र। कहता है स्वतंत्र। सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, सोने का मुख्य दुख क्या है? यतो मां जना गुंजया सह तोलंती, कि जब मुझे लोग गुंजा के साथ रत्ती के साथ तोलते हैं मुझे बड़ा कष्ट होता है। और कष्ट नहीं होता कब कब कष्ट नहीं होता भाई? सोना तो कहता है ना, सोना क्या कहता है? कहता है कि नावे ताडनात् तापनाद वहीन मध्ये नावे विक्रयात् क्लिश्यमानो यहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति, कि ना मुझे पीटे जाने पर दुख होता है, ना मुझे आग में तपाए जाने पर दुखी होता है, ना ही बेचे जाने पर दुख होता है। मेरा तो मुख्य दुख इतना ही है कि जब लोग मुझे रत्ती के साथ, भूंगची के साथ, गुंजा के साथ तोलते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग कभी भी सोना खरीदिएगा तो रत्ती भर मत खरीदिएगा। जब भी खरीदिए आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो खरीदिएगा, क्योंकि सोना इससे बड़ा दुखी हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पुर राजा कः आसीत्, तो पुर राजा एका भारत वीराय आसीत् ग्रामीणान का उपहासत, गांव वाले का उपहास किसने किया था? तो नागरिका, किसने किया था? शहरी ने किया था। कि गांव वाले आज भी देहाती के देहाती हैं, ना इनका विकास हुआ है और ना होगा। और याद रखना 2 ही प्रश्न करना है, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि अपनी चचेरी दीदी, आपकी चचेरी जो दीदी हैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा की आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए एक पत्र लिखिए। ध्यान रखिए, जब अपने किसी घर वाले श्रेष्ठ आदरणीय व्यक्ति को आप पत्र लिखते हैं तो उसके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे आदरणीय, सेवा में आदरणीय चाचा जी। आप चाचा जी का नाम लिखेंगे और कहेंगे कि जैसा कि, हाँ एक चीज़ और, उसमें आप अपने जो है विषय डालिएगा कि आप क्यों लिख रहे हैं, अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो विषय जो है डालिएगा। विषय में डालिएगा कि दीदी को और अधिक पढ़वाने के संदर्भ में, या ऐसे लिखिएगा कि दीदी की पढ़ाई जारी करने के हेतु प्रार्थना पत्र। तो लिखेंगे कि चाचा जी आपको सादर प्रणाम करते हुए ये निवेदन करते हैं कि जो दीदी हमारी दीदी हैं वो अभी पढ़ना चाहती हैं, उनकी उम्र अभी पढ़ाई की है, उनकी शादी करके उनके जीवन को बर्बाद मत कीजिए, अभी उनको पढ़ने का मौका दीजिए, अपने पैर पर खड़े होने का अवसर दीजिए, अपने आप को जानने समझने का अवसर दीजिए, जिससे कि वे अपने आप को जान सकें, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें और वो अपने कार्यों को पूर्ण रूपेण कर सकें। और जब पढ़ाई होगी तो आपको आगे चल करके हो सकता है अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है चाचा जी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दीदी की पढ़ाई को जारी रखिए, उनको अभी और पढ़ाइए, विवाह के बारे में अभी मत सोचिए। उसके बाद नीचे लिखोगे कि आपका प्यारा सा भतीजा आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में इतनी सी इच्छा है, लिख करके निवेदन करेंगे और धन्यवाद के साथ प्रणाम करते हुए पत्र को समाप्त करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और हम भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अथवा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिख दीजिए कि दैनिक जागरण या कोई भी पत्र उसमें आएगा जो उसके संपादक को लिखेगा कि सेवा में श्रीमान
संपादक महोदय, दैनिक जागरण या जो भी हो, लखनऊ, दिल्ली, जो भी उसका एड्रेस डालिए, उसके नीचे लिखिए सविनय सेवा मान्यवर सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण हमारे क्षेत्र में गंदगी का एकदम अंबार लग गया है, जिससे हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक बीमारियां पनप रही हैं। इससे आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं और पूरा जो क्षेत्र है वो बीमारियों का एक गढ़ बन गया है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हमारे विभाग में किसी एक सफाई कर्मी की नियुक्त करके क्षेत्र की सफाई करके और पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा और पता लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा। धन्यवाद के साथ प्रणाम करते हुए प्रेषित कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वदेश प्रेम, नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु, देशाटन के लाभ। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण भी जोड़ लीजिएगा, विज्ञान भी जोड़ लीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। निबंध कोई भी हो, आपको सबसे पहले बनानी होगी उसकी रूपरेखा। रूपरेखा बनाओगे तो रूपरेखा के बाद उसकी जो पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना और उसके बाद अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार। इस प्रकार से आप लोग निबंध को विधिवत तरीके से लिख करके अपने पूरे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अंतिम प्रश्न के ओर चलते हैं आपको लेकर के। अंतिम प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके जिले में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसी खंड काव्य से संबंधित आप लोगों को आपके प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जिलों में केवल एक ही खंड काव्य चलता है, वो है मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण करना है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का नायक जो है वो है महाराणा प्रताप जी। उनके चरित्र की विशेषताओं का या उनके चरित्र चित्रण को प्रकट करना है। और दूसरा कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखना है। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रश्न को आप लोगों को करना नहीं रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता के आदेश का पालन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, अब बहुत कष्ट सहा है, इसलिए उनको और अधिक कष्ट मत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूती से करते हुए आगे बढ़िएगा। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।